पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर की 1 वर्सेस 1 रीबैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर पोकेमॉन मास्टर अपने पोकेमॉन की तरह रायचू को चूज करते हैं। अब ऐश की बारी थी और वो अपने पोकेमॉन की तरह चूज करता है पिकाचू को। यानी कि ये बैटल पिकाचू वर्सेस रायचू में होने वाली थी। यहाँ पर रायचू का एडवांटेज था क्योंकि वो पिकाचू का इवॉल्व फॉर्म है, बट इसका उल्टा होता है। शुरू में पिकाचू रायचू को डोमिनेट कर रहा होता है, बट आगे जाके वोल्ट टैकल का यूज करके रायचू कमबैक कर लेता है और लास्ट में दोनों ही पोकेमॉन थंडरबोल्ट का यूज करते हैं, जो कि टकरा जाता है। अब आगे दोनों ही पोकेमॉन के थंडरबोल्ट सुपर स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते जैसे ये दोनों अटैक टकराते हैं एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर स्मोक हटने के बाद पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन अभी भी बैटलफील्ड पे खड़े हुए हैं, यानी कि किसी को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर अपने रायचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू अपने जगह पर ही खड़े रहो। जैसे रायचू वोल्ट टैकल का यूज करते हुए पिकाचू के पास पहुंच जाता है, ऐश बोलता है पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज करो और रायचू के पीछे चले जाओ। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो फुल स्पीड में रायचू के पीछे चले जाता है, जिसके चलते रायचू पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है एंड उसको समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ है। रायचू की स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो वॉल टैकल को रोक नहीं पाता और वो वॉल के बिल्कुल सामने था, जिसके चलते वो वॉल टैकल को वॉल के ऊपर यूज कर देता है, जिससे रायचू को ही डैमेज पड़ जाता है। ऐश की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी, जिसको देखकर पोकेमॉन मास्टर शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, रायचू के ऊपर पीछे से वॉल टैकल का यूज करो। रायचू अभी वॉल पर टकराया ही था कि तभी पिकाचू भी वॉल टैकल का यूज कर देता है, जो कि पिकाचू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, जिसके चलते रायचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मैथ्यू और मिचेल इसको देखकर शॉक रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी आखिर कोई पोकेमॉन ट्रेनर कैसे क्रिएट कर सकता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जाना जाता है, वो किसी भी मैच को पलट सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी के दम पर। यहाँ पर क्लियरली रायचू के वोल्ट टैकल से पिकाचू को डैमेज पड़ना चाहिए था, पर पिकाचू अच्छे से उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो इस अटैक को सिर्फ और सिर्फ डॉज ही नहीं करता है, बल्कि रायचू वोल्ट टैकल का यूज करके वॉल पर जाकर टकरा जाता है। यानी कि जो डैमेज पिकाचू को पड़ना चाहिए था वही ऐश के स्ट्रेटेजी का यूज करके रायचू को पड़ गया। एंड यहीं पर ऐश का काम खत्म नहीं होता है। अब पिकाचू एक और वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जिससे रायचू को डबल डैमेज पड़ जाता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि रायचू क्या तुम ठीक हो और आगे बैटल कंटिन्यू कर सकते हो। रायचू उठने की कोशिश करता है, बट वो उठ नहीं पा रहा था। ऐश को लगता है कि फाइनली उसने रायचू को डिफीट कर दिया है। वो पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलने ही वाला होता है कि तभी एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। रायचू ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इवन पोकेमॉन मास्टर भी कंफ्यूज होते हैं। सभी लोग रायचू को देख रहे होते हैं और रायचू अचानक से ग्रो होना स्टार्ट कर जाता है। उसकी पूरी तरह से बॉडी ग्रो होने लगती है। मिस्टी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि रायचू इवॉल्व हो रहा है, बट ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि रायचू एक 3 स्टेज पोकेमॉन है। वो अपने फर्स्ट स्टेज में पीचू होता है, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है पिकाचू में। फिर उसका फाइनल स्टेज रायचू होता है, यानी कि रायचू एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन है। ये आगे इवॉल्व नहीं हो सकता है। तो अभी पोकेमॉन मास्टर का रायचू कैसे इवॉल्व हो रहा है? ब्रॉक बोलता है मिस्टी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इवन पोकेमॉन मास्टर भी कंफ्यूजन में लग रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि रायचू को क्या हो रहा है। फाइनली रायचू इवॉल्व हो जाता है और वो एक अलग ही पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह गए थे। किसी ने भी बैटल के बीच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक सीक्रेट फेनोमेना था। ऐश बोलता है कि वेट, मैंने इसको देखा है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश तुमने इसको कहाँ पर देखा है? ऐश बोलता है कि जब मेरे टास्क के टाइम पे टेस्ट चल रहे थे, जो कि आपने ही लिए थे, तब मुझे एक सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन मिलता है किसी पोकेमॉन ट्रेनर से, जो कि मुझे बताता है कि ये तुम्हें आगे काम आने वाला है। फिर आगे जाकर मुझे पता चलता है कि मुझे इसको रायचू पे यूज करना है, जो कि एक रायचू के ग्रुप का लीडर होना चाहिए। मैं ऐसे रायचू को फॉरेस्ट में ढूंढता हूँ एंड उसके ऊपर सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन का यूज कर देता हूँ, जिससे वो इवॉल्व हो जाता है गोरोचू में। वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता था और वो रायचू का इवॉल्व फॉर्म भी था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश बिल्कुल सही कह रहा है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ ऐश, मुझे याद आया, मैंने ये टास्क तो पर्सनली तुम्हारे लिए ही बनाया था। बट पोकेमॉन मास्टर मुझे एक डाउट है, मुझे अपने रायचू को इवॉल्व करने के लिए एक सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन का यूज करना पड़ा था, और साथ में उसके लिए भी तुमको एक स्पेसिफिक रायचू चाहिए होता है, जो कि एक रायचू के ग्रुप का लीडर हो और सबसे स्ट्रॉन्ग हो उस ग्रुप में। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल ऐश, तुमने ये बैटल में तो देख ही लिया होगा कि मेरा रायचू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको देखने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा रायचू किसी रायचू के ग्रुप का लीडर होगा। और साथ में मैंने अपने रायचू को एक नेकलेस पहनाया था, जिसके अंदर सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन रखा हुआ था। वो मैंने रायचू को इसलिए दिया था क्योंकि जब भी उसको सही टाइम लगता है, वो इस सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन का यूज करके इवॉल्व हो सकता है। इस एवोल्यूशन को पूरी तरह से मैंने डिस्कवर किया है, तो मेरा रायचू डेफिनेटली इवॉल्व हो सकता है गोरोचू में। और अभी तक तो ये बैटल इक्वल चल रही थी, बट अब गोरोचू पूरी तरह से डोमिनेट करने वाला है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का, और इसकी पावर तुम्हें दिखने वाली है। चलो बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ऐश बोलता है ठीक है, और वो अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। वहीं पर पोकेमॉन मास्टर का रायचू, जो कि वीक हो चुका था, वो गोरोचू में इवॉल्व होकर वापस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो यूज करता है थंडर अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर गोरोचू का थंडर ज्यादा पावरफुल साबित होता है।
वो पिकाचू के थंडरबोल्ट को ओवर पावर करते हुए पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश अभी तक तुम्हारे पास मौका था इस बैटल को जीतने का, बट अब इस बैटल को पूरी तरह से डोमिनेट करके मैं ही जीतने वाला हूँ। गोरोचू अल्ट्रा वोल्ट टैकल का यूज करो। इसको सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि अल्ट्रा वोल्ट टैकल ये कौन सा अटैक है, इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना है। इसके काउंटर में ऐश भी अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। वोल्ट टैकल और अल्ट्रा वोल्ट टैकल दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर अल्ट्रा वोल्ट टैकल कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है। गोरोचू ऐश के पिकाचू को पूरी तरह से पीछे पुश करते जाता है, जिसके चलते पिकाचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है और पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश ये वोल्ट टैकल का अपग्रेडेड वर्जन है और ये गोरोचू का सिग्नेचर अटैक भी है। इवॉल्व होने के बाद इसका वोल्ट टैकल अल्ट्रा वोल्ट टैकल में कन्वर्ट हो जाता है और अगर हम किसी फेनोमेना या फिर जी मूव को इंक्लूड ना करें तो ये इलेक्ट्रिक टाइप का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है। ऐश को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। पिकाचू जमीन पर गिरा हुआ था और काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम आगे लड़ सकते हो, पर पिकाचू कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है और ना ही मूव कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि यही ऐश की जर्नी का एंड है और यहाँ पर पिकाचू हार चुका है। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि लगता है कि मेरा काम पूरा हुआ। तभी ऐश के सारे पोकेमॉन पिकाचू को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि पिकाचू तुम्हें उठना होगा, ये बैटल तुम्हें हमारे लिए जीतनी होगी। ऐश ने तुम्हें सेलेक्ट किया था। ऐश को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और हमें भी भरोसा है कि तुम ये बैटल जिता सकते हो। पर तभी भी पिकाचू कोई आंसर नहीं दे रहा होता है। रेफरी अपना फ्लैग उठाने वाला होता है, तभी पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि रेफरी रुक जाओ, पिकाचू एक काफी स्पेशल पोकेमॉन है एंड मैं उसको और कुछ टाइम देना चाहता हूँ उठने के लिए। क्या पता वो उठ जाए एंड अगर वो उठ भी जाता है तो भी ये बैटल मैं गोरोचू के साथ काफी इजीली जीतने वाला हूँ। पोकेमॉन मास्टर की बात मानकर रेफरी रुक जाता है और वो कुछ और टाइम देता है पिकाचू को उठने के लिए। सभी का ध्यान पूरी तरह से पिकाचू के ऊपर होता है, बट वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि अब वो नहीं उठने वाला। काफी टाइम बीत चुका था, रेफरी ने भी काफी वेट कर लिया था, इसीलिए वो वापस से बोलता है कि पिकाचू अब टाइम ओवर हो चुका है, अब मुझे तुम्हें हारा हुआ घोषित करना होगा। रेफरी अपना फ्लैग उठाने वाला होता है, पर तभी पिकाचू मूवमेंट करता है, उसके पैर हिलते हैं और रेफरी वहीं पर रुक जाता है। ऐश बोलता है फाइनली शायद अब पिकाचू उठ जाएगा। पिकाचू अपनी पूरी कोशिश करता है और फाइनली वो खड़ा हो जाता है, यानी कि अब बैटल कंटिन्यू हो सकती थी। पिकाचू हारा नहीं है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता था कि पिकाचू आगे भी बैटल करने वाला है। मेरे लिए ये बैटल जीतना या फिर हारना जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये जरूरी है कि अपोनेंट अपना बेस्ट दे और इस बैटल को जीतने की कोशिश करे। वेल ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बैटल तो मैं इजीली जीतने वाला हूँ। चलो राइचू एक और बार अल्ट्रा वोल्ट टैकल का यूज करो एंड इस बार इस बैटल को पूरी तरह से फिनिश कर दो। मिस्टी बोलती है कि ये क्या, ये तो ऐश के पिकाचू के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अभी वो काफी मुश्किल से खड़ा हुआ था अल्ट्रा वोल्ट टैकल के लगने के बाद और पोकेमॉन मास्टर ने उसके खड़े होते ही दोबारा अल्ट्रा वोल्ट टैकल का यूज करवा दिया है गोरोचू से। मुझे नहीं लगता है कि पिकाचू के पास कोई चांस होगा। सभी लोग शॉक हो गए थे और सबको यही लग रहा होता है कि पिकाचू डेफिनेटली हार जाएगा। ऐश भी पूरी तरह से स्टंट हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना है। गोरोचू पिकाचू के पास पहुंच जाता है। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, बट उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। गोरोचू उसके पास आते जा रहा था, इसीलिए ऐश बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो वेब अटैक का यूज करो, जिससे गोरोचू काफी हद तक स्लो हो जाएगा और फिर इस अटैक को डॉज कर लो। पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का यूज करता है, बट अल्ट्रा वोल्ट टैकल इतना ज्यादा पावरफुल था कि इलेक्ट्रो वेब अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पर लास्ट में पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज करके लकीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है, जिसके चलते ऐश राहत की सांस लेता है। पर तभी गोरोचू अपना डायरेक्शन मोड़ लेता है और वो अल्ट्रा वोल्ट टैकल को रोकता नहीं है, बल्कि वापस से पिकाचू की तरफ आ रहा होता है उस अटैक को यूज करने। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं गोरोचू बहुत बढ़िया, हमें बिल्कुल इसी तरह खेलना है और ऐश को कोई भी मौका नहीं देना है कमबैक करने का। गोरोचू काफी तेजी से ऐश के पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है पिकाचू वापस से एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो अगेन गोरोचू के अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है, बट गोरोचू दोबारा से अपना डायरेक्शन मोड़ता है और वापस से ऐश के पिकाचू की तरफ अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पोकेमॉन मास्टर और गोरोचू दोनों ही पिकाचू और ऐश को आराम करने का टाइम नहीं देना चाहते थे। वो पूरी तरह से अटैकिंग स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा करना पोकेमॉन मास्टर के लिए सही भी हो सकता है और गलत भी। इतनी देर तक अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज करने से गोरोचू थक सकता है, वहीं पर दूसरी तरफ पिकाचू इसको एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो अटैक को डॉज कर रहा है जिसमें उसकी ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है। बट अगर एक बार गोरोचू का अल्ट्रा वोल्ट टैकल पिकाचू के ऊपर लग जाता है तो डेफिनेटली इसमें पोकेमॉन मास्टर का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पिकाचू ऑलरेडी वीक है एंड अगर ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है तो डेफिनेटली पिकाचू ये बैटल हार जाएगा और पोकेमॉन मास्टर अपने पोकेमॉन मास्टर टाइटल को डिफेंड कर लेंगे। तो देखते ही ये बैटल किस तरफ जाती है। पोकेमॉन मास्टर का गोरोचू अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज करने पिकाचू के पास पहुंच जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू अब इस अटैक को डॉज करके कोई भी फायदा नहीं है, अपने फुल पावर का यूज करके वोल्ट टैकल का यूज करो।
किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐश ने अल्ट्रा वोल्ट टैकल के सामने वोल्ट टैकल यूज करने कैसे बोल दिया अपने पिकाचू को, जबकि उसके सामने ही पिछले बार पिकाचू बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फेल हुआ था अल्ट्रा वोल्ट टैकल के सामने। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि इसका मतलब मैं ये बैटल जीत चुका हूँ। वोल्ट टैकल और अल्ट्रा वोल्ट टैकल दोनों ही टकरा जाते हैं, पर जैसा सबने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इस बार अल्ट्रा वोल्ट टैकल पूरी तरह से वोल्ट टैकल को ओवर पावर नहीं कर पाता और दोनों अटैक बिल्कुल टक्कर के लग रहे होते हैं, जिसको देखकर पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से स्टन रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, एक पिकाचू का वोल्ट टैकल एक गोरुचु के अल्ट्रा वोल्ट टैकल का मुकाबला कर रहा है, ये तो अनबिलीवेबल है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अपनी पूरी पावर का यूज कर दो इस वोल्ट टैकल में। पिकाचू अपने वोल्ट टैकल का यूज करके टक्कर तो दे रहा था, बट फिर भी वो धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश होते जा रहा था, यानी कि अभी भी गोरुचु का अल्ट्रा वोल्ट टैकल स्लाइटली ऐश के पिकाचू के वोल्ट टैकल से ज्यादा पावरफुल था। बट पिकाचू भी हार नहीं मानता है, वो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर देता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, जिसके चलते वो पीछे जाना बंद कर देता है और अचानक से एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। अब पिकाचू के जगह पर गोरुचु पीछे होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वोल्ट टैकल ने अल्ट्रा वोल्ट टैकल को ओवर पावर कर दिया था। पिकाचू अपनी आखिरी लिमिट तक चला गया था, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और तब एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे के पूरे स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी भर जाती है और हर तरफ स्मोक हो चुका था, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। इससे दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि पोकेमॉन मास्टर और ऐश भी इफेक्ट हो चुके थे, वो नीचे गिर जाते हैं और वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ टाइम तक किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। लगभग 15 मिनट बाद अब वहाँ से सारा स्मोक हट जाता है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा था और वहाँ पर पिकाचू और गोरुचु अभी भी बैटलफील्ड में खड़े हुए थे, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स नहीं हारे थे। बट वहाँ पर एक काफी वियर्ड सीन देखने को मिलता है। पिकाचू नॉर्मल नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थी, साथ में थंडर वेव्स भी थी। ऐश और पोकेमॉन मास्टर वापस से खड़े हो जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। बैटल में थोड़ा ब्रेक होता है और फाइनली वापस से बैटल कंटिन्यू हो जाती है। गोरुचु और पिकाचू दोबारा से पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। पोकेमॉन मास्टर अपने गोरुचु को थंडर यूज करने बोलते हैं, वहीं पर ऐश भी अपने पिकाचू को थंडर यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन थंडर का यूज कर देते हैं, बट यहाँ पर एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पिकाचू एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है, जो कि गोरुचु के थंडर से टकराता है और वो उसको पूरी तरह से ओवर पावर करते हुए गोरुचु के ऊपर लग जाता है, जिससे गोरुचु को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर इसको देखकर शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई पोकेमॉन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर यूज करना किसी भी पोकेमॉन के लिए इम्पॉसिबल है। आखिर पिकाचू ने इसको कैसे यूज किया है, इससे गोरुचु को काफी डैमेज पड़ा था और वो जमीन पर गिर गया था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं गोरुचु क्या तुम ठीक हो? गोरुचु अपना सर हिलाता है और वापस से खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर अपने गोरुचु को क्विक अटैक यूज करने बोलते हैं। वहीं पर ऐश भी अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट पिछले बार के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर गोरुचु का क्विक अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते पिकाचू को डैमेज पड़ता है। गोरुचु के इवॉल्व होने के बाद शुरू में गोरुचु डोमिनेट कर रहा था, बट अब दोनों ही पोकेमॉन नेक टू नेक आ चुके थे। पिकाचू ने गोरुचु की बराबरी कर ली थी। मिस्टी बोलती है कि अगर रायचू गोरुचु में इवॉल्व नहीं हुआ होता तो ये बैटल इतनी लंबी नहीं जाती और अभी तक पिकाचू ने काफी इजीली रायचू को डिफीट कर दिया होता। साइना बोलते हैं कि मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा है, ऐश का पिकाचू गोरुचु के साथ भी काफी अच्छी बैटल कर रहा है। देखते हैं कि बैटल का रिजल्ट क्या होता है। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर अपने रायचू को वाइल्ड चार्ज अटैक यूज करने बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक था, जिसके चलते गोरुचु पिकाचू के पास बढ़ रहा होता है। इसके काउंटर में ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट अगेन वही चीज होती है जो कि एक्सप्लोजन के बाद पहले अटैक में देखने को मिली थी। यहाँ पर पिकाचू का वोल्ट टैकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था एक नॉर्मल वोल्ट टैकल से, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिसके चलते वो गोरुचु के वाइल्ड चार्ज को ओवर पावर कर देता है और गोरुचु काफी तेजी से पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिसके चलते उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसको देखकर मैथ्यू और मिचेल पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि ऐश कोई चीटिंग कर रहा है, वरना पिकाचू के अटैक इतने पावरफुल हो ही नहीं सकते हैं। मैथ्यू और मिचेल के भाई भी इस बात पे एग्री करते हैं। मिस्टी ब्रॉक से पूछती है कि आखिर ऐश के पिकाचू के अटैक इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के पिकाचू के अटैक पावरफुल नहीं हुए हैं, बल्कि ऐश के पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक पावरफुल हो गए हैं। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ऐश के पिकाचू के थंडर और वोल्ट टैकल दोनों ही नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहे थे, बट वहीं पर इन दोनों अटैक के बीच में ऐश के पिकाचू ने क्विक अटैक यूज किया था, जो कि गोरुचु के अटैक से वीक था। मेरे अकॉर्डिंग वोल्ट टैकल और अल्ट्रा वोल्ट टैकल में जो क्रैश हुआ था उसके चलते पिकाचू के बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ चुकी है और इसी के चलते पिकाचू के अटैक नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। मिस्टी और सईना भी इस बात से एग्री करते हैं। अब पोकेमॉन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। गोरुचु भी काफी वीक हो चुका था और जमीन पर गिर गया था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं गोरुचु अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, चलो अपना एक फाइनल अटैक ट्राई करते हैं।
अपनी पूरी पावर से अल्ट्रा वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। गोरोचू वापस उठ जाता है और अपनी पूरी पावर लगा के अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज कर देता है। वहीं पर ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। पिकाचू अपना सर हिलाता है और अपने पूरे पावर का यूज करके वोल्ट टैकल का यूज कर देता है। ये दोनों अटैक इससे पहले 2 बार टकरा चुके थे। पहली बार ये पिकाचू के ऊपर ज्यादा डैमेज देता है, दूसरी बार ये लगभग इक्वल होता है और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। और अब ये अटैक तीसरी बार टकराने जा रहा था। दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट देते हैं और फाइनली एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं इस अटैक को यूज करने के लिए। पोकेमॉन बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और तभी अल्ट्रा वोल्ट टैकल और वोल्ट टैकल दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं। और इन दोनों अटैक के टकराने के चलते काफी ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन होता है। हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और जितने भी पोकेमॉन मास्टर आइलैंड या फिर पानी के अंदर थे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अचानक से इतना बड़ा एक्सप्लोजन कहाँ से हुआ। और इस एक्सप्लोजन से काफी तेज आवाज भी आती है। मैथ्यू, मिचेल, ब्रॉक, मिस्टी, सैना सभी लोग शॉक हो गए थे। पोकेमॉन मास्टर और ऐश वही बैटलफील्ड पे थे जहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, तो सभी लोग होप कर रहे थे। सैना बोलते कि कुछ टाइम में ये एक्सप्लोजन कम होते जाएगा और हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कौन सा पोकेमॉन जीता है। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं एक्सप्लोजन के कम होने का, पर कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि एक्सप्लोजन घटने के बजाय 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, एक्सप्लोजन बढ़ते कैसे जा रहा है। ब्रॉक बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों पोकेमॉन अभी भी अपने अटैक को यूज कर रहे हो, यानी कि गोरोचू यूज कर रहा है अल्ट्रा वोल्ट टैकल का और पिकाचू वोल्ट टैकल का। दोनों में से किसी भी पोकेमॉन ने हार नहीं मानी होगी, इसलिए ये एक्सप्लोजन बढ़ते जा रहा है। और इस एक्सप्लोजन के बीच में हमें वो दोनों पोकेमॉन्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। सैना बोलती है फिर तो ये काफी डेडली अटैक हो सकता है। ये पहले से इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है और अभी भी दोनों पोकेमॉन्स हार मानने को तैयार नहीं है, वो दोनों अटैक करते जा रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर होगा जब ये एक्सप्लोजन हटेगा। सभी लोग वेट कर रहे थे पर धीरे धीरे एक्सप्लोजन बढ़ते ही जा रहा था। मिस्टी बोलते है कि मुझे डर लग रहा है कि ऐश और पोकेमॉन मास्टर सही तो होंगे, क्योंकि मुझे कंडीशन सही नहीं लग रही है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब कंडीशन धीरे धीरे और ज्यादा बुरी होते जा रही है और बैटलफील्ड पे जितने भी लोग हैं यानी कि पोकेमॉन मास्टर, ऐश, पिकाचू और गोरोचू, इनके लिए वो अच्छा नहीं होगा। पूरा स्टेडियम येलो हो चुका था इलेक्ट्रिसिटी से और ये एक्सप्लोजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि एक रिकॉर्ड बन चुका है, ये अब तक का सबसे ज्यादा डिले है किसी भी बैटल में एक एक्सप्लोजन के चलते, क्योंकि अभी 25 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है, बल्कि एक्सप्लोजन बढ़ते ही जा रहा है। हम सबको रिजल्ट का वेट है, पर तभी धीरे धीरे एक्सप्लोजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली लगता है कि इन दोनों में से एक पोकेमॉन या फिर दोनों ही पोकेमॉन ने हार मान ली है और अब जाके एक्सप्लोजन कम हो रहा है, वरना ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे थे। उनको पता है कि ये बैटल उनके लिए नहीं बल्कि उनके पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए कितनी ज्यादा बड़ी है। उनके हार या फिर जीत से उनका ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर बन सकता है या फिर पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना खो सकता है। इसलिए दोनों पोकेमॉन्स अपने आखिरी हद तक गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा पोकेमॉन बाजी मारता है। धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरा धुआं हट गया था। हमें देखने को मिलता है कि पोकेमॉन मास्टर और ऐश अभी भी बैटलफील्ड पर खड़े हुए हैं। इतने ज्यादा बड़े इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन से उनको कुछ भी नहीं हुआ था, वो अभी भी खड़े हुए थे और अपने पोकेमॉन्स को देख रहे थे। और फाइनली हमें गोरोचू और पिकाचू देखने को मिलते हैं। पिकाचू जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। वहीं पर दूसरी तरफ पोकेमॉन मास्टर का गोरोचू खड़ा हुआ था, वो हारा नहीं था और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। क्राउड चीयर करना स्टार्ट कर देती है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मैथ्यू और मिचेल गले लग जाते हैं क्योंकि गोरोचू ये बैटल जीत चुका था। ऐश अपने घुटनों पर नीचे गिर जाता है और अपने पूरे जर्नी के बारे में सोचने लगता है। रेफरी वहाँ पर आता है और बोलता है कि गोरोचू, इसके आगे वो बोलने वाला था पर तभी पिकाचू अपनी टेल हिलाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, यानी कि पिकाचू अभी पूरी तरह से नहीं हारा था एंड उसके अंदर एनर्जी बची हुई थी। ये देखकर ऐश वापस से खड़ा हो जाता है। मैथ्यू और मिचेल वापस से अपने सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, बट गोरोचू अपना हाथ खड़ा कर लेता है और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मिस्टी बोलते हैं कि यहाँ पर यकीनन गोरोचू जीत चुका है, बट अभी भी हम होप कर सकते हैं कि पिकाचू उठ जाए। तभी पिकाचू अपनी आंखें भी खोल लेता है और धीरे धीरे कर खड़े हो जाता है। ऑल्दो पिकाचू अभी भी शेक कर रहा था और लग रहा था कि वो गिर जाएगा। पिकाचू हार कर भी वापस खड़ा हो गया था, जिसको देखकर पोकेमॉन मास्टर और गोरोचू दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सैना में वापस होप आ जाती है, क्योंकि उनको एक टाइम के लिए लगा था कि पिकाचू हार चुका है, पर पिकाचू वापस खड़ा हो गया था। बट स्टिल वो अभी भी काफी वीक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो वापस हार जाएगा। गोरोचू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है पिकाचू को वापस खड़े देखकर, इसलिए वो पिकाचू के पास आता है अटैक करने। पर तभी पिकाचू क्विक अटैक का यूज करता है और वो गोरोचू के पीछे चले जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गोरोचू को कुछ भी अंदाजा नहीं लगता एंड उसको पता नहीं चलता कि पिकाचू कब उसके पीछे चला गया है। और इससे पहले कि गोरोचू रिएक्ट कर पाता, पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल यूज कर देता है गोरोचू के पैर पर, जिससे गोरोचू जमीन पर गिर जाता है। इसको देखकर ऑडियंस पूरी तरह से चीयर करना स्टार्ट कर देती है और क्लैप करती है।
पर बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पिकाचू गोरुचू को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अपने टेल को स्प्रिंग की तरह यूज करता है और ऊपर जंप करके काफी स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल का यूज करता है। तभी गोरुचू देख लेता है कि पिकाचू उसके तरफ आ रहा है, बिल्कुल एक थंडरस मीटियोर की तरह। बट उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज कर देता है और इस बार कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, बल्कि एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है जो कि सिर्फ एक मूवमेंट के लिए थी। और जब लाइट वहां से चली जाती है तब देखने को मिलता है कि फाइनली पिकाचू जीत चुका है और गोरुचू जमीन पर गिरा हुआ है, जिसको देखकर क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती है और वो पिकाचू का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। पर पिकाचू अभी भी काफी कमजोर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा। सभी लोग उसका वेट करते हैं कि पिकाचू गिरता है या फिर नहीं, बट फाइनली पिकाचू किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है और रेफरी बोलता है कि फाइनली गोरुचू आगे लड़ नहीं सकता है, यानी कि हमारे इस बैटल का विनर पिकाचू है। ये बोलते ही पिकाचू जमीन पर गिर जाता है, बट अब काफी लेट हो चुका था, पिकाचू को विक्ट्री दे दी गई थी। रेफरी बोलता है कि अब क्योंकि पिकाचू जीत चुका है तो इसका मतलब यही है कि ऐश अब नया पोकेमॉन मास्टर बन चुका है एंड उसने पुराने पोकेमॉन मास्टर को डिफीट कर दिया है। ये सुनकर सबको गूज बम्प आ जाते हैं। ऐश को कुछ भी बिलीव नहीं होता है कि अभी अभी क्या हुआ है, क्या वो सच में पोकेमॉन मास्टर बन गया है। वहीं पर दूसरी तरफ पोकेमॉन मास्टर काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। उनको नहीं लगा था कि कभी भी कोई ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर आएगा जो कि उनको डिफीट करके पोकेमॉन मास्टर का टाइटल ले जाएगा, और उनको भी समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रॉक, मिस्टी और सहीना इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि ऐश फाइनली पोकेमॉन मास्टर बन गया था। वहीं पर कमेंटेटर बोलता है कि एक काफी इंटेंस और चैलेंजिंग बैटल के अंदर पिकाचू ने विक्ट्री क्लेम कर ली है गोरुचू के अगेंस्ट, और पिकाचू ने ये प्रूफ कर दिया है कि एक अनइवॉल्व पोकेमॉन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। अनइवॉल्व होने के बाद भी तुम किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन हो। और पिकाचू ने सिर्फ ये बैटल जीती नहीं है बल्कि अपने पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश को पोकेमॉन मास्टर भी बना दिया है। तभी स्टेडियम के अंदर काफी सारे फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं और ऐश के विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। बट ऐश अभी भी स्टिल खड़ा हुआ था, उसने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। और सिर्फ ऐश ही ऐसे नहीं खड़ा हुआ था, पोकेमॉन मास्टर, मैथ्यू, मिचेल, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना भी अपने सीट से नहीं हिले थे। वो भी एक ही जगह पर खड़े हुए थे। इससे पता चलता है कि इस बैटल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। एक मोमेंट पे ऐसा लगता था कि गोरुचू जीतने वाला है, वहीं पर दूसरे मोमेंट पे ऐसा लगता था कि पिकाचू जीतने वाला है। पर सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए पिकाचू ने ये प्रूफ कर दिया है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर ऐश ही है एंड उसने फाइनली पोकेमॉन मास्टर को डिफीट कर दिया है। बट अभी सबको रियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी मास्टर आइलैंड पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी, हर जगह पर फायर क्रैकर्स जल रहे होते हैं और तभी सारे पोकेमॉन्स एक साथ स्टेडियम के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। पोकेमॉन मास्टर नीचे गिर जाते हैं, वहीं पर ऐश अभी भी स्टिल खड़ा होता है। ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सभी लोग इमोशनल होकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। उनको भी बिलीव नहीं होता कि इतने साल की मेहनत के बाद ऐश फाइनली पोकेमॉन मास्टर बन गया था। पोकेमॉन मास्टर जाकर अपने गोरुचू को उठाते हैं और बोलते हैं, गोरुचू क्या तुम ठीक हो? गोरुचू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर गोरुचू काफी डिसअपॉइंटेड होता है, वो पोकेमॉन मास्टर से बात नहीं कर पा रहा था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारी आज तक की सबसे पहली डिफीट थी, इससे पहले तुम कभी भी नहीं हारे थे अपने पूरे जर्नी में, और ये डिफीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल में आती है, तो डेफिनेटली तुम्हें बुरा तो लगने ही वाला है। पर कोई बात नहीं, ये पूरी टक्कर की बैटल थी एंड तुमने अपना बेस्ट दे दिया था, बट पिकाचू तुमसे थोड़ा ज्यादा बेटर था, जिसके चलते वो ये बैटल जीत गया। मैं भी अभी काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, जिसके चलते मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। गोरुचू पोकेमॉन मास्टर के गले लग जाता है और काफी सैड होता है। वो रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने ये बैटल क्यों हारी। तभी पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं, गोरुचू कोई बात नहीं, ये बैटल एक ना एक पोकेमॉन को तो हारनी थी एंड हम दोनों मिलकर वापस से कभी ना कभी पोकेमॉन मास्टर जरूर बनेंगे। अभी के लिए हमको ये हार एक्सेप्ट करनी होगी। पोकेमॉन मास्टर अपने गोरुचू के साथ ऐश के पास जाते हैं और बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन ऐश, तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के नए पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। तभी ऐश को रियलाइज होता है कि वो रियल वर्ल्ड में पोकेमॉन मास्टर बन चुका है एंड ये कोई ड्रीम नहीं है। वो पोकेमॉन मास्टर से हाथ मिलाता है और नीचे बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश तुम इमोशनल क्यों हो गए? ऐश बोलता है, पोकेमॉन मास्टर मैंने लगभग 28 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और तब मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था और वो था पोकेमॉन मास्टर बनने का। पर जब मैं इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करता हूँ और बुरी तरह हारता हूँ, तब मुझे लगता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना तो दूर ही है, मैं तो एक चैंपियन भी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी लीग भी नहीं जीत पा रहा हूँ। और अब 28 साल बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ, जो कि मेरे लिए ऑब्वियसली अनबिलीवेबल है। तभी मिस्टी, ब्रॉक और सहीना मैदान में आ जाते हैं और ऐश से गले मिलते हैं। वो भी ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं। ऐश उनको थैंक यू बोलता है और मैथ्यू और मिचेल भी बैटल फील्ड में आ जाते हैं। वो सभी लोग सैड होते हैं पोकेमॉन मास्टर के डिफीट को देखकर। मैथ्यू बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पोकेमॉन मास्टर कभी हारेंगे, और खासकर अपने रायचू को यूज करके, जो कि अब गोरुचू में इवॉल्व हो चुका था। मैंने कभी भी रायचू को हारते हुए नहीं देखा था, बट ये सबसे पहली बार था जब गोरुचू हार गया है और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। बट ऐश के पिकाचू ने काफी अच्छी बैटल करी है और ये कहना गलत नहीं होगा
कि ऐश का पिकाचू अब तक के पूरे पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी या फिर अनइवॉल्व पोकेमॉन है। और ऐश का पिकाचू और ज्यादा तब खतरनाक हो जाता है जब वो किसी टाइटल के लिए लड़ रहा हो और उसको किसी भी हालत में बैटल जीतनी हो और वो ऐश का लास्ट पोकेमॉन हो, तब पिकाचू वो बैटल जीत कर ही आता है और अपने आखिरी हद तक भी जाता है। इस बैटल में भी पिकाचू ऑलमोस्ट हार गया था, बट वो दोबारा खड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ ऐश के लिए, वरना पोकेमॉन मास्टर ने ये टाइटल ऑलमोस्ट डिफेंड ही कर लिया था। पिकाचू पोकेमॉन हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोकेमॉन है। पोकेमॉन मास्टर बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने काफी सारी बैटल करी हुई है। हारने की बात तो दूर है, रायचू के क्लोज भी कोई नहीं आ पाता था। रायचू पूरी तरह से बैटल को डोमिनेट करके जीतता था, पर इस बैटल में रायचू जितना ज्यादा जोर लगा रहा था उतना ही ज्यादा पिकाचू स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से आज तक बैटल नहीं करी हुई है और इसमें गोरचू की कोई भी गलती नहीं थी कि वो बैटल हार गया। मैं तो खुश हूँ कि वो पिकाचू जैसे पोकेमॉन से बैटल हारा है जो ये बैटल जीतना डिजर्व करता था। ऐश अपने पिकाचू को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाता। हमने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वादा किया था कि जब तक हम पोकेमॉन मास्टर नहीं बन जाते तब तक हम साथ रहेंगे और ऐसा हुआ भी। तुम ही वो पोकेमॉन बने जिसने मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाया है और मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल सकता क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के 3rd पोकेमॉन मास्टर हो। ऐश बोलता है कि क्या हम दोनों के अलावा और भी इससे पहले कोई पोकेमॉन मास्टर रह चुका है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मेरे से पहले भी एक पोकेमॉन मास्टर था जिसको मैंने डिफीट कर दिया था एंड उसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बनता हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर काफी टाइम तक पोकेमॉन मास्टर का टाइटल संभाले हुए थे, बट उसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाता हूँ और मेरे पास वो टाइटल आ जाता है। फिर काफी टाइम तक वो टाइटल मेरे पास रहता है और अब फाइनली वो टाइटल मेरे से तुम्हारे पास जा चुका है। ऐश बोलता है क्या मैं उन पोकेमॉन मास्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल, जब मैंने उन पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया था तब उन्होंने बोला था कि वो दोबारा जरूर आएंगे बैटल करने के लिए और अपना टाइटल वापस लेकर जाएंगे, बट उस टाइम के बाद से वो हमें कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिले। हमने उनको पूरे नॉर्डन में ढूंढा बट वो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिले और न ही उन्होंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जो कि मुझसे बैटल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, यानी कि वो गायब भी हो गए हैं पूरी तरह से। ऐश बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, बट कांग्रेचुलेशन, तुम उन 3 ट्रेनर्स के इलाइट लिस्ट में आ चुके हैं जो कि पोकेमॉन मास्टर बने हैं और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। ऐश बोलता है इस मूवमेंट के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं ठीक है, तुम्हें कुछ टाइम बाद ट्रॉफी दी जाएगी और फिर तुम सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ये बोलने के बाद पोकेमॉन मास्टर मैथ्यू, मिचेल और उनके सारे भाई वहाँ से चले जाते हैं, बट ऐश, केचम, ब्रॉक, मिस्टी और सैना वहाँ पर ही रहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बन चुका है। तभी वहाँ पर रेफरी आता है और बोलता है कि तुम सबको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा ट्रॉफी के लिए। ऐश बोलता है ठीक है। इसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को वापस से बाहर निकालता है और बताता है कि हम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं। ये सुनकर सारे पोकेमॉन पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं एंड उनको बिलीव नहीं होता कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बन गया है, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर के पास ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। ऐश बोलता है कि पिकाचू ने हमें जितवा दिया है। ऐश के सारे पोकेमॉन्स पिकाचू के पास जाकर उसको थैंक्स बोलते हैं और उठा लेते हैं। उनको भी पता होता है कि पिकाचू के बिना इतने स्ट्रॉन्ग गोरुचू को डिफीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ब्रॉक बोलता है कि अभी के लिए सेलिब्रेशन को साइड में रखते हैं, बट बैटल से पहले पोकेमॉन मास्टर ने बताया था कि एक बार अगर ये बैटल खत्म हो जाती है तो वो रिवील करने वाले हैं कि वो असली में कौन है और अपनी स्टोरी बताएंगे। ऐश बोलता है कि हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया, हमें पोकेमॉन मास्टर से पूछना पड़ेगा। मिस्टी बोलते हैं कि जब तक ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तक हम पोकेमॉन मास्टर से मिलकर आ जाते हैं। ऐश और उसके सारे फ्रेंड पोकेमॉन मास्टर के घर पे जाते हैं एंड वो लोग नोटिस करते हैं कि अंदर पोकेमॉन मास्टर काफी सैड बैठे हुए हैं एंड उनके सारे पोकेमॉन पोकेबॉल के बाहर है और वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। पोकेमॉन मास्टर उन सारे पोकेमॉन को कुछ बता रहे होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर थे और उनके लिए हारना इतना कॉमन नहीं है, जिसके चलते पोकेमॉन मास्टर और उनके सारे पोकेमॉन इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इसीलिए पोकेमॉन मास्टर को उनको समझाना होगा। मिस्टी बोलती है कि एक बार पोकेमॉन मास्टर और उनके पोकेमॉन बात कर लेते हैं तब हम अंदर जाएंगे। तभी पोकेमॉन मास्टर का म्यू नोटिस कर लेता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर हैं और पोकेमॉन मास्टर वहाँ पर आकर ऐश को बुलाते हैं कि अंदर आ जाओ। ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर आ जाते हैं। ऐश बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट आपने बताया था कि एक बार जब पोकेमॉन मास्टर की बैटल हो जाती है तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करोगे। वेल, हम यहाँ पर उसी लिए आए हैं। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा बोला तो था, पर बैटल के बाद मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ और मुझे इससे रिकवर होने में कुछ टाइम लगने वाला है। तो आज के लिए तुम ट्रॉफी ले लो और कल मैं स्टेडियम के अंदर ही रिवील करूंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करता हूँ। वेल, ये सब सुनकर तुमको डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आएगा, तो हाँ, उसके लिए वेट करना। बट अभी के लिए मैं रिवील करने के कंडीशन में नहीं हूँ। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सैना सब कुछ समझ जाते हैं और वो लोग पोकेमॉन मास्टर के घर से बाहर आकर वापस स्टेडियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि फाइनल स्टेज सेट हो गया था और पोकेमॉन मास्टर बनने की ट्रॉफी ऐश को मिलने वाली थी। स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था जहां पर ऐश को ट्रॉफी मिलने वाली थी। ऐश काफी एक्साइटेड होता है ट्रॉफी लेने के लिए। ये सब ऐश के लिए ड्रीम थी, बट ट्रॉफी लेने के बाद भी काफी सारे काम बाकी थे। ऐश पूछता है कि क्या मेरी फैमिली इस बैटल को देख रही होगी।
क्या मेरे फ्रेंड्स को पता होगा कि मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ? ब्रॉक बोलता है कि यह सोचने वाली बात है। मेरा अकॉर्डिंग तो तुम्हारे नॉर्डन फ्रेंड्स को तो डेफिनेटली पता होगा कि तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। एंड ट्रॉफी लेने के बाद उनको रिलीज करवाना भी है, साथ में पोकेमॉन मास्टर का रिवील होना बाकी है, यानी कि अभी काफी कुछ बचा हुआ है। सबसे पहले तुम ट्रॉफी ले लो। स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि अब तुमको ट्रॉफी मिल सकती है, बट उसके लिए पोकेमॉन मास्टर को यहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, जो कि दोबारा लेट हो चुके हैं और यहाँ पर नहीं आए हैं। ऐश बोलता है कि हम अभी पोकेमॉन मास्टर से मिले थे, वो अपने घर पर है और काफी ज्यादा सैड है। हारने के बाद उनको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, पर तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पोकेमॉन मास्टर ऐश से मिलते हैं और बोलते हैं कि एक और बार कांग्रेचुलेशन पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। ऐश बोलता है थैंक यू, बट पोकेमॉन मास्टर अभी आपने बोला था कि आपको रिकवर होने में टाइम लगने वाला है, तो मुझे लगा कि आप इतने जल्दी यहाँ पर नहीं आने वाले। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मेरा आने का कोई मन नहीं था, पर आखिर तुमने ट्रॉफी जीती और तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर आना ही था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब तुम ट्रॉफी ले सकते हो। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि सब खुश होते हैं और ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ स्टेज पर जाता है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी पोकेमॉन मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। उनके हाथ में एक ट्रॉफी थी और वो ट्रॉफी वो ऐश को दे देते हैं। ऐश ये ट्रॉफी लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सारे पोकेमॉन भी खुश होते हैं। इसके बाद ऐश एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन को वो ट्रॉफी देता है। ऐश और उसके सारे पोकेमॉन्स की ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर भी क्लिक करी जाती है और उसको हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है। इसके बाद ऐश मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना को भी स्टेज पर इन्वाइट करता है और उन सबके साथ सेलिब्रेट करता है। वो सभी लोग इतने ज्यादा खुश होते हैं कि काफी टाइम तक सेलिब्रेट करते रह जाते हैं और पोकेमॉन मास्टर उनको देख रहे थे। तभी पोकेमॉन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स का भी सेलिब्रेशन करके हो जाता है। स्टेडियम के अंदर जो लोग थे वो बोलते हैं कि ऐश, अब ये ट्रॉफी तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। ऐश बोलता है कि मैंने आज तक जितनी भी ट्रॉफी देखी है, ये ट्रॉफी उससे कहीं ज्यादा अलग है। ये तो थोड़ी पुरानी लग रही है और इसमें क्रैक्स भी हैं, जबकि ये पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे बड़े टाइटल की ट्रॉफी है, तो इसको इससे कहीं ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐश, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये ट्रॉफी कितनी ज्यादा रेयर और यूनिक है। इस ट्रॉफी को पिछले 200 साल से बदला नहीं गया है। ये ट्रॉफी वही है जिसको फर्स्ट पोकेमॉन मास्टर को दिया गया था, और जब सेकंड पोकेमॉन मास्टर फर्स्ट पोकेमॉन मास्टर को डिफीट करते हैं तो वही ट्रॉफी सेकंड पोकेमॉन मास्टर को दे दी जाती है। और आज तक यही ट्रॉफी उनके पास थी। फिर जब तुम उनको डिफीट करते हो तो यही ट्रॉफी तुम्हें दी गई है, एंड अगर फ्यूचर में कोई तुमको डिफीट करता है तो ये ट्रॉफी तुमसे लेकर उनको दे दी जाएगी। यानी कि हाँ, ये एक हिस्टोरिक ट्रॉफी है। ऐश बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि सारे पोकेमॉन मास्टर ने इस ट्रॉफी को टच किया है? वो लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली, इसीलिए इस ट्रॉफी को इतना ज्यादा यूनिक और रेयर माना जाता है और इसीलिए ये ट्रॉफी खुद पोकेमॉन मास्टर ने तुमको दी है। बट अभी पोकेमॉन मास्टर यहाँ से जा चुके हैं। ऐश ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से बाहर निकलता है और जैसे ही वो स्टेडियम के बाहर निकलता है उसको देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे और वो सभी ऐश का वेट कर रहे होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं ऐश को पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। ये देखकर ऐश शॉक तो हो ही जाता है, पर साथ में इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई हुए हैं और उनको पोकेमॉन मास्टर ने सेलेक्ट किया है। तभी वहाँ पर मैथ्यू और मिचेल आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वेल, अब क्योंकि तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो तो काफी सारे लोग को यहाँ पर आने दिया गया है ताकि वो तुम्हारी विक्ट्री सेलिब्रेट कर सके। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छा मूवमेंट है। वहाँ पर ऐश को अपने काफी सारे फ्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉल, टोबियास और अलान। बट यहाँ पर वो लोग नहीं थे जो कि नॉर्डन के बाहर है और ऐश के फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स हैं। ऐश इन सबको देखकर काफी खुश होता है। टोबियास, अलान और पॉल ऐश के पास आ जाते हैं और उसको लिफ्ट करते हैं अपने कंधों पर और विक्ट्री लैप लगाते हैं। वो ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। पॉल बोलता है कि ऐश, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि हमें पोकेमॉन्स को अग्रेसिवली ट्रेन करना चाहिए, हमें उनके फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी वो पोकेमॉन अपना बेस्ट देंगे और आखिरी तक लड़ेंगे। पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि ये चीज गलत थी। तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि एक पोकेमॉन के साथ अगर तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो तो वो पोकेमॉन खुद अपने आखिरी दम तक लड़ता है। और ये मैंने गोरुचू वर्सेस पिकाचू बैटल में देख लिया है, जहाँ पर पिकाचू हार गया था, बट कुछ टाइम बाद वो हारने के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है और मैच को पलटकर गोरुचू को डिफीट कर देता है। अगर तुम्हारे और पिकाचू के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती तो शायद ये पिकाचू उसको डिफीट कर पाता। अलान बोलता है कि ऐश, मैंने तुम्हारी और पोकेमॉन मास्टर के बीच की फुल बैटल देखी है और मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे ज्यादा इंटेंस बैटल अभी तक पोकेमॉन के हिस्ट्री में नहीं हुई है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा बड़ी बैटल टाई होगी, बट इससे ये पता चलता है कि तुम और पोकेमॉन मास्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया और ना ही कोई हारा था। हर एक पोकेमॉन ट्रेनर का ड्रीम कुछ ऐसी ही बैटल होती है जो कि तुमने करके दिखाया। इवन नेक्स्ट बैटल जहाँ पर 1 वर्सेस 1 बैटल होती है पिकाचू और गोरुचू के बीच में, ये बैटल भी ऑलमोस्ट पिकाचू हार गया था, फिर बाद में गोरुचू हार जाता है। यानी कि ये बैटल भी टाई हो सकती थी और काफी सारे अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, बट लास्ट में तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए और प्रूफ कर दिया कि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। मैं पहले से तुमको काफी रेस्पेक्ट करता था
बट अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐश अलान और पॉल को थैंक यू बोलता है, बट वो नोटिस करता है कि टोबियास कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐश बोलता है, टोबियास तुम्हें मेरी बैटल कैसी लगी? टोबियास बोलता है कि ऐश मैंने इससे ज्यादा प्राउड कभी भी फील नहीं किया था। अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर बनना डिजर्व करता था तो वो तुम ही हो। मुझे तुम्हारी स्टोरी नहीं पता थी, पर जब मैंने तुम्हारी स्टोरी जानी तो मुझे डेफिनेटली लगा कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर बनना कोई और ज्यादा डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि तुमने 8 रीजन ट्रैवल किए थे और फिर फाइनली 7th रीजन में जाकर तुम चैंपियन बनते हो और 8वें रीजन में वर्ल्ड चैंपियन बनते हो। यहाँ तक अगर तुम्हारी जगह पर कोई और पोकेमॉन ट्रेनर होता तो उसने डेफिनेटली गिव अप कर दिया होता, पर तुमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और फाइनली इतने टाइम बाद अब तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो, जो कि पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। ऐश बोलता है, थैंक यू टोबियास। ऐश के सारे फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं और वो लोग ऐश को अपने शोल्डर पर कैरी कर रहे होते हैं। ऐश ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था कि जब उसने नॉर्डन में एंटर किया था तब उसको कोई भी नहीं जानता था, बट अब उसके नॉर्डन में इतने ज्यादा फैंस हो चुके हैं जो कि वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि तुमने इतने कम टाइम में अपने इतने ज्यादा फैंस अर्न कर लिए हैं। ये सब तुम्हारे बैटलिंग स्टाइल और स्ट्रेटेजी के फैन बन चुके हैं। तुमने एक काफी अमेजिंग बैटल जीती है और सिर्फ बैटल ही नहीं, तुमने इसके साथ ही साथ काफी सारे फैंस भी जीत लिए हैं, तो इसके लिए भी तुमको कांग्रेचुलेशन। ऐश काफी टाइम तक सेलिब्रेट करता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं, बट पोकेमॉन मास्टर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। मिस्टी बोलते हैं कि हम पोकेमॉन मास्टर से बाद में मिल लेंगे, फिलहाल के लिए सेलिब्रेट करने का टाइम है। तुम्हारे फैंस और फैमिली मेंबर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऐश वापस से सेलिब्रेट करना कंटिन्यू करता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं, पर तब ये काफी सरप्राइजिंग चीज होती है। वहाँ पर बीच में ही पोकेमॉन मास्टर आ जाते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ, फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं खुद को रिवील करने वाला हूँ। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेइना सभी लोग शॉक रह जाते हैं। ऐश टोबियास से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर आ जाते हैं और स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि रुक जाओ, अब मैं सबको रिवील करने वाला हूँ कि मैं असलियत में कौन हूँ। और इसके बाद पोकेमॉन मास्टर अपना मास्क उतार देते हैं और एक लाइट फ्लैश होती है। लाइट जाने के बाद सबको पोकेमॉन मास्टर का रियल फेस देखने को मिल जाता है। आज तक किसी ने भी पोकेमॉन मास्टर को नहीं देखा था और ना ही उनको पता था कि पोकेमॉन मास्टर का फेस कैसा है। पोकेमॉन मास्टर का फेस रिवील होते ही सब लोग पोकेमॉन मास्टर को देखकर शॉक रह जाते हैं। टोबियास बोलता है कि अभी तक हमें बस इतना पता था कि यहाँ पर एक पोकेमॉन मास्टर है, बट हमें ये नहीं पता था कि वो पोकेमॉन मास्टर कौन है। पर फाइनली जैसे तुम बैटल जीतते हो, पूरे नॉर्डन में सभी लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें न्यूज पे इनविटेशन दिया जाता है और सारा लोकेशन भी बताया जाता है, जिसके बाद हम सब यहाँ पर आ गए और अब हमें पता चल गया है कि पोकेमॉन मास्टर कौन है। पोकेमॉन मास्टर कुछ इस तरह के दिखते थे। अलान बोलता है कि यार ये क्या, पोकेमॉन मास्टर तो तुमसे काफी ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? पोकेमॉन मास्टर थोड़े नर्वस हो जाते हैं, पर तभी ऐश बोलता है कि मैं काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अभी तक काफी सारे ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो कि मेरे से काफी सिमिलर दिखते हैं, जैसे कि रिची या फिर आर्नोल्ड। इवन एक बार जब मैं ऑरेंज आइलैंड में ट्रैवल कर रहा था तो एक जिम लीडर ने मुझे गले लगा लिया था, ये सोचकर कि मैं उनका बेटा हूँ, जो कि काफी टाइम पहले एक शिप से अपने पोकेमॉन ट्रेनिंग के सफर पर निकल गया था अपने पिकाचू के साथ। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फेस के 2 या फिर उससे ज्यादा लोग हो। ये सुनकर पोकेमॉन मास्टर को सुकून मिलता है। पोकेमॉन मास्टर के नर्वसनेस को ऐश नोटिस नहीं कर पाता, पर बाकी सब यानी कि ब्रॉक, मिस्टी और सेइना नोटिस करते हैं। उनको पोकेमॉन मास्टर के ऊपर डाउट होता है। अलान बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर की तरह दिखते हैं और किसी पोकेमॉन मास्टर को इस तरह का होना ही चाहिए। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल अलान, मैं अब पोकेमॉन मास्टर नहीं रहा, मैं एक फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ और अब नया पोकेमॉन मास्टर ऐश केचम है, तो मुझे पोकेमॉन मास्टर मत बुलाओ। अलान बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। वेल ऐश भी एक पोकेमॉन मास्टर की तरह दिखता है, बट उसको थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी लोग काफी हंसने लगते हैं, बट ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। वेल जोक्स अपार्ट, इसके बाद मिस्टी बोलते हैं कि पोकेमॉन मास्टर अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन रिवील कर दो। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं बिल्कुल, वो मैं कर दूंगा, बट उससे पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा फेस रिवील कैसा लगा और क्या तुम अपने फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर को देखकर खुश हो? सारी ऑडियंस एग्री करती है और वो खुश होते हैं पोकेमॉन मास्टर को देखकर, पर सभी लोग यही बोलते हैं कि पोकेमॉन मास्टर ऐश से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे थे। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश ने क्लियर कर ही दिया है कि उसके जर्नी में उसको काफी सारे ऐसे लोग मिले थे जो कि उससे काफी सिमिलर फेस रखते हैं और यहाँ पर भी वही हुआ है। मैं ऐश से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं हूँ, बस मेरा फेस उसे सिमिलर दिखता है। बट ये बोलते हुए पोकेमॉन मास्टर नर्वस लगते हैं। टोबियास बोलता है पोकेमॉन मास्टर, बट आप नर्वस क्यों हो? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं क्या मैं नर्वस? मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। अगर मैं या फिर ऐश फ्रेंड्स होते या फिर फैमिली मेंबर्स होते तो डेफिनेटली हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता, बट हम किसी के बारे में भी नहीं जानते हैं। ऐश बोलता है क्या मेरी बैटल मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ टेलीकास्ट हुई थी? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ये बैटल टेलीकास्ट हुई थी, बट अभी तुम उनसे बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बात करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ के बाहर जाकर तुम पोकेमॉन सेंटर में अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो।
ऐश काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि इतनी बड़ी बैटल जीतने के बाद भी मैं अपने फैमिली मेंबर से यहाँ पर बात नहीं कर सकता हूँ और उनसे कनेक्ट होने में मुझे वेट करना पड़ेगा। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, बट क्योंकि ये पोकेमॉन मास्टर आइलैंड है इसीलिए हमने इस आइलैंड को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा था और यहाँ पर ज्यादा फैसिलिटी नहीं रखी है। ये आइलैंड जैसा 300 साल पहले था वैसा अभी भी है। इस आइलैंड पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ के स्टेडियम, यहाँ के घर और यहाँ के फॉरेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले थे। इवेंट ट्रॉफी भी वही है और आगे भी ये सब बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। ये हिस्टोरिक ही रहने वाला है। ऐश बोलता है ये काफी यूनिक चीज है जो कि हर जगह पर होनी चाहिए। मैं भी इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के साथ। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि यही एटीट्यूड हर एक पोकेमॉन मास्टर में होना चाहिए। ये सुनकर मैं काफी खुश हुआ। ऐश बोलता है ये सब बातें तो होती रहेगी बट आप अपने बारे में बाकी कुछ रिवील कर दो। पोकेमॉन मास्टर नर्वस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी काफी टाइम बचा हुआ है और मैं अपने बारे में रिवील कर दूंगा धीरे धीरे। मिस्ट्री बोलते हैं कि पोकेमॉन मास्टर आपने प्रॉमिस किया था कि एक बार जब पोकेमॉन मास्टर बनने की बैटल पूरी हो जाती है तो आप अपने बारे में सब कुछ रिवील कर दोगे। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसा बोला तो था बट अब मुझे काफी नर्वसनेस फील हो रही है। मिस्ट्री बोलती है कि नहीं, आपने प्रॉमिस किया था और आपको करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ऑडियंस भी शोर मचाना चालू कर देती है और बोलते हैं कि हाँ पोकेमॉन मास्टर आपको सब कुछ रिवील करना होगा। और प्रेशर में आकर पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं ठीक है सब लोग चुप हो जाओ, मैं अपने बारे में सब कुछ रिवील करने जा रहा हूँ और मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब लोग रेडी हो जाते हैं पोकेमॉन मास्टर की जर्नी सुनने के लिए। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल स्टार्ट करते हैं मेरे नाम के साथ। मेरा नाम है एडम। मैं यह सुनकर पूरी तरह से शॉक रह गया था कि ऐश कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से बिलोंग करता है। ब्रॉक पूछता है पर क्यों? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली उसी रीजन के उसी टाउन से बिलोंग करता हूँ। सभी लोग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। पॉल बोलता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है कि ऐसा सच में पॉसिबल है कि फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर और अभी के करंट पोकेमॉन मास्टर दोनों एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं। यही काफी बड़ी बात है बट उसके बाद भी ये दोनों एक ही टाउन से भी बिलोंग करते हैं जो कि एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है और इसमें बिलीव कर पाना मुश्किल है। सभी लोग स्टंट रह गए थे। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐश से पूछा था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है तब मैं काफी शॉक रह गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐश को बिल्कुल एक थंडरबोल्ट की तरह लगती है और वो पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। वो बोलता है पोकेमॉन मास्टर आप डेफिनेटली झूठ बोल रहे हो, आप कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से बिलोंग नहीं करते हो। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि नहीं ऐश, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा होता तो पैलेट टाउन के सारे लोगों को और इवन मुझे भी आपके बारे में डेफिनेटली पता होता, क्योंकि जब मैं टॉप 16 में गया था कैंटो रीजन में तब सभी लोगों ने काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था क्योंकि मैं सबसे पहले ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जो कि इतना ऊपर तक गया था किसी एक लीग के अंदर पैलेट टाउन से। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते तो पैलेट टाउन के लोग इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बट अभी तक मैंने अपनी पूरी जर्नी रिवील नहीं करी है। वो सुनने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐश हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही पोकेमॉन मास्टर अपने अगले वर्ड बोलते हैं ऐश शॉक हो जाता है और उसको कोई ऑरा फील होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग शॉक होकर ऐश के पास आकर बोलते हैं कि ऐश तुम्हें क्या हुआ? तभी ऐश बोलता है कि मुझे अचानक से एक ऑरा फील हुआ था जिसके बाद मैं गिर गया और ऐश इसके बाद वापस से खड़े हो जाता है। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर वापस से बोलना स्टार्ट करते हैं और ऐश को वापस से वही ऑरा फील होता है। सभी को शॉकिंग हो रहा था और किसी को भी नहीं लगा था कि पोकेमॉन मास्टर का रिवील होना इतना बड़ा सरप्राइज होने वाला है और काफी सरप्राइजिंग भी था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल ऐश मैं एक काफी छोटी फैमिली में बॉर्न हुआ था पैलेट टाउन में और शुरू में मुझे पोकेमॉन ट्रेनिंग में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पोकेमॉन से डर भी लगा करता था। हाँ मुझे पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था और मैं हमेशा स्कूल जाया करता था पर धीरे धीरे मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट चला गया और मुझे पोकेमॉन्स पसंद आने लगे। मुझे पोकेमॉन की ब्यूटी, उनकी पावर और उनके बीच में बॉन्ड काफी अच्छा लगा और इसी के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पोकेमॉन मास्टर बनने वाला हूँ। जिसके बाद मुझे पता चलता है पोकेमॉन मास्टर बताते हैं कि उनको शुरू में पोकेमॉन्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था बट आगे जाके उनका इंटरेस्ट बनता गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और एक पोकेमॉन ट्रेनर बनेंगे। पर जैसे ही वो अपने टाउन के लैब में जाते हैं वहाँ के प्रोफेसर यानी कि पैलेट ओक मुझे बताते हैं कि अभी मेरी एज उतनी नहीं है जितनी पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए चाहिए होती है। मैं उस टाइम पे 7 इयर्स का था और पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को 10 साल का होना चाहिए। तो मैं वेट करता हूँ और तब तक मैं काफी टाइम फॉरेस्ट या फिर पोकेमॉन के साथ बिताता हूँ और मैं काफी सारी नॉलेज लेता हूँ पोकेमॉन्स के बारे में। ये चीज मुझे अलग बनाती थी। पैलेट टाउन के सभी लोग मुझे पहचानने लगे थे मेरे नॉलेज के चलते। कुछ टाइम बाद मैं फाइनली 10 इयर्स का हो गया और मैं लैब में जाकर पैलेट ओक से अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेता हूँ जो कि था चारमेंडर। और मैं शुरू में उतने अच्छे दोस्त नहीं थे पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमने पूरे कैंटो में ट्रैवल करते हुए सारे जिम लीडर्स को डिफीट किया और इसके बीच में मेरा चारमेंडर इवॉल्व हो गया चार्जार्ड में। अपने जर्नी के बीच में मुझे काफी सारे फ्रेंड्स और राइवल्स मिले जिससे मेरे स्किल इंप्रूव होते गई और मैं एक कंपैशनेट ट्रेनर बनते गया। मैं और चार्जार्ड धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे।
हम दोनों ने साथ मिलकर 8 कैंटो के जिम लीडर्स को डिफीट किया। ऑल्दो इनमें से कुछ जिम लीडर्स को हराना उतना आसान नहीं था, जिनके साथ हमें रीमैच करना पड़ा और इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद हमने फाइनली सारे कैंटो जिम लीडर्स को डिफीट कर दिया। सारे बैटल्स जीतने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करूंगा, जिसके लिए हम पहुंच जाते हैं इंडिगो कॉन्फ्रेंस में। पोकेमॉन लीग में मैंने काफी सारे चैलेंजेस और फियर्स कॉम्पिटिटर्स को फेस किया था। शुरुआत में मैंने कुछ बैटल जीती, पर आगे जाकर मैं एक बैटल हार गया, जिसके चलते मैं टॉप 40 में रहकर ही बाहर हो गया था। पूरे पैलेट टाउन को मुझसे काफी ज्यादा उम्मीद थी, पर ये खबर सुनने के बाद सभी लोग काफी गुस्सा हो गए थे। मैंने सभी को डिसअपॉइंट कर दिया था, जिसके बाद मुझे काफी बुरा लग रहा था और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पैलेट टाउन वापस नहीं जाने वाला। इतने बुरी तरीके से टूर्नामेंट से बाहर निकलने के बाद मैं पूरी तरह से ब्रेक हो गया था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आगे जाकर किसी और लीग में पार्टिसिपेट करूं, बट फिर भी मेरे चार्जर ने मेरा साथ दिया और मैंने डिसाइड किया कि हम एक और लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इस बार एडम के तरह नहीं, बल्कि एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर की तरह। इसीलिए मैंने अपने ऊपर एक मास्क लगा लिया ताकि मुझे कोई भी पहचान ना पाए। इसी के बाद से मैं पैलेट टाउन वापस नहीं गया और मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई। ऐश बोलता है, पोकेमॉन मास्टर ये तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, पर आपने बताया था कि मैं पैलेट टाउन में काफी पॉपुलर हूँ। पर इससे पहले जब आप अपनी लोकेशन रिवील कर रहे थे तब आपने बताया था कि कोई भी मुझे नहीं जानता है पैलेट टाउन में, तो ये कैसे पॉसिबल है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, मैं एक टाइम के लिए काफी पॉपुलर हो गया था पैलेट टाउन में। जैसे कि मैंने बताया, पूरी पैलेट टाउन मेरे से उम्मीद करने लगी थी कि मैं फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनकर निकलूंगा पैलेट टाउन का और इस टाउन का नाम रोशन करूंगा। सभी ने मेरा सपोर्ट किया था, पर जैसे ही मैं इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करता हूँ और टॉप 40 में जाकर एग्जिट लेता हूँ, तभी से पैलेट टाउन के लोगों ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया और इसके बाद से मैं पैलेट टाउन वापस नहीं गया हूँ और मैंने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर ली है, जिसके चलते पैलेट टाउन के लोग शायद मुझे भूल चुके हैं। ऐश बोलता है, हाँ ये सेंस बनाता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल, जब मैं पैलेट टाउन में था तब मैंने शादी भी कर ली थी। ऐश बोलता है, क्या पोकेमॉन मास्टर ये कैसे पॉसिबल है? तभी तो आप 10 साल के थे जब आप पैलेट टाउन में थे। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है कि मैं उस टाइम पे 10 साल का था, बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो पोकेमॉन वर्ल्ड में एक पोकेमॉन ट्रेनर 10 साल का होने के बाद ही मैरिज कर सकता है। ये पूरी तरह से लीगल है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। ये काफी सरप्राइजिंग चीज थी। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो आपकी वाइफ कौन है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि मैं आगे जाके वो रिवील करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो इंडिगो लीग हारने के बाद मुझे पता चलता है जोटो लीग के बारे में। मेरे पास एक और मौका आ चुका था अपने आप को प्रूफ करने का। इस बार मैंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कैच किए थे और यही वो रीजन था जहाँ पर मैं अपने गोलोचू से मिला था। उस टाइम पर ये पीचू के फॉर्म में था, फिर आगे जाके ये इवॉल्व हो जाता है पिकाचू में और फाइनली रायचू में इवॉल्व होता है। उसके बाद से ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहा है और मैंने इसको कभी भी अपने टीम से बाहर नहीं किया। इस बार मैं काफी अच्छा परफॉर्म करता हूँ और सारे जोटो लीग के जिम लीडर्स को फर्स्ट मैच में ही डिफीट करता हूँ। मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई थी। इस बार मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। सारे 8 जिम बैचेस लेकर मैं जोटो लीग में पार्टिसिपेट करता हूँ। इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत कर ही वापस आऊंगा और जोटो लीग की शुरुआत भी कुछ इसी तरह होती है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंस बूस्टर थी, क्योंकि पहले मैच के अंदर मैं टायरेंटार का यूज करता हूं, जो कि अकेले अपोनेंट के तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है, जो कि एक अनबिलीवेबल और रेयर चीज थी। मुझे नहीं लगता कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा कभी और हुआ होगा और मेरी ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू भी होती है, जहाँ पर मैं आगे भी 1 या फिर 2 पोकेमॉन्स का यूज करके अपोनेंट के तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर दे रहा था। मुझे कभी भी अपने 3 पोकेमॉन्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। 3 बैटल्स वाला राउंड मैंने इजीली जीत लिया और अब मैं आ चुका था टॉप 16 में, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं था। मैं इतना आगे पहुंच चुका था, बट इस टाइम मुझे कोई कमी फील हो रही थी। मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं था। पैलेट टाउन के लोग भी इस बार मुझे नहीं जानते थे और स्टेडियम भी अपोनेंट के फैन से भरा हुआ था। काफी लोगों ने मेरी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करी और मुझसे पूछना चाहा कि मैं कौन हूँ, बट मैंने कभी भी रिवील नहीं किया है कि मैं असलियत में कौन हूँ। वेल, टॉप 16 के फर्स्ट बैटल में मैं काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने काफी अच्छी बैटल करके आया था और सारी बैटल वन साइडेड थी, बट यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ की बैटल काफी इंटेंस होती है। मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स नहीं थे, सिर्फ वो अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करके अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक स्टेज पर मेरे और अपोनेंट के 5-5 पोकेमॉन्स डिफीट हो जाते हैं और अब हम दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचते हैं, यानी कि हम दोनों के फाइनल पोकेमॉन्स। मैं अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज करता हूँ रायचू को, जिसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि पूरे लीग के अंदर रायचू ने ही अच्छा परफॉर्म किया था, बट अपोनेंट भी पूरे प्लान्स के साथ आया था। वो रायचू के सामने यूज करता है गोलेम को, जो कि एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था। इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। रायचू की सबसे मेन पावर उसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स ही थे, बट अब वो इनका यूज नहीं कर पा रहा था। पर लास्ट में गोलेम एक काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है, जिससे रायचू हार जाता है और मेरी ड्रीम्स पूरी तरह से टूट जाती है। मैं इस बार टॉप 16 में जाकर बाहर हो जाता हूँ। इसके बाद मुझे काफी सैड फील होता है।
यहाँ तक मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं अब ट्रेनिंग छोड़ने वाला हूँ, बट मेरे सारे पोकेमॉन्स मुझे सपोर्ट करते हैं। इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी टीम बना ली थी और मेरे सारे पोकेमॉन मुझे कन्विंस करते हैं कि अगली बार हम सब जीत कर दिखाएंगे और मैं वापस उड़ जाता हूँ। इसके बाद मुझे पता चलता है होइन रीजन के बारे में, जहाँ पर मुझे काफी सारे नए पोकेमॉन्स देखने को मिले, बट मैं अपनी उसी टीम का यूज करता हूँ और इस बार मेरी टीम और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाती है। जैसे जैसे मैं बैटल करते जाता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस बार मेरी होइन की टीम वही थी जो कि मैंने जोटो में यूज की थी, बट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं एक एक करके सारे जिम लीडर को डिफीट कर देता हूँ। हाँ, एक जिम लीडर के सामने मुझे री बैटल करनी पड़ती है जो कि थे नॉर्मन। मुझे नहीं लगा था कि एक नॉर्मल टाइप जिम लीडर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट मुझे इनसे रीमैच करना पड़ा था और फाइनली मैं इनसे जीत जाता हूँ। 8 जिम बैजेस कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली होइन लीग के लिए निकल जाता हूँ बिना किसी डाउट के। इस बार मेरे पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, बट इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे याद था जब पिछली बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था तब मैं बैटल हार गया था। मैं होइन लीग पहुंचने वाला था, पर तभी मेरे साथ एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अब दोबारा कभी भी चैंपियन बनने के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ। ये चीज पूरी तरह से हार्ट ब्रेकिंग थी। होइन में वो सेम ही टीम का यूज करते हैं जो कि उन्होंने जोडो लीग में यूज की थी, बट इस बार उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है और 8 जिम लीडर्स को डिफीट करने के बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं होइन लीग के अंदर, जहां पर अगेन उनकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में काफी अच्छी रहती है। सारे 3-on-3 बैटल वो इजिली जीत जाते हैं, बट इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि उनको पता था कि पिछले बार जोडो लीग में भी वो 3-on-3 बैटल इजीली जीत रहे थे, बट आगे जाकर जब 6-on-6 बैटल स्टार्ट होती है तो वो हार जाते हैं। इसी तरह से वो टॉप 16 में पहुंच जाते हैं और इस बार पहली बैटल वो इजीली जीत जाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। फिर वो पहुंच जाते हैं टॉप 8 में। अब उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर एक और बैटल जीत लेते हैं तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर एक और बैटल जीत कर वो चैंपियन बन सकते हैं। उनको इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट टॉप 8 के अंदर जो उनको ट्रेनर मिलता है उसके अलग ही इंटेंशन थे। उनका सामने एक ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होता है जिसके टीम में 4 लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स थे, जिसके चलते पोकेमॉन मास्टर काफी स्ट्रगल करते हैं, बट किसी तरह से वो अपोनेंट के 4 पोकेमॉन डिफीट कर देते हैं। वहीं पर पोकेमॉन मास्टर के पास अभी भी 3 पोकेमॉन बचे हुए थे, बट अपोनेंट यूज कर देता है अपने 5वें पोकेमॉन की तरह डिओक्सियस को, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन मास्टर के लास्ट 3 पोकेमॉन को सिंगल हैंडेडली डिफीट कर देता है और पोकेमॉन मास्टर की सारी उम्मीदें तोड़ देता है। पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। वो अपोनेंट एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था जो कि आगे जाकर होइन लीग जीतता भी है और चैंपियन भी बन जाता है। पोकेमॉन मास्टर को रियलाइज होता है कि उनका लक काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जब फाइनली उनको लग रहा था कि अब वो चैंपियन बन सकते हैं तभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर पोकेमॉन लीग में आ जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर का पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर ज्यादा नहीं आते हैं। वो ऑलरेडी चैंपियंस या फिर वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं और उसके बाद उनकी टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाती है। पोकेमॉन मास्टर ने इस बार पूरी तरह से सोच लिया था कि अब वो डेफिनेटली क्विट कर देंगे। इवन उन्होंने ये भी सोच लिया था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने सोचा था कि अब वो रिसर्च करेंगे और एक प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि पहले टाउन में एक प्रथा रही है, जो भी ट्रेनर फेल हो जाता था वो आगे जाकर एक रिसर्चर बनता था और पोकेमॉन प्रोफेसर बन जाता था। इवन पोकेमॉन मास्टर ने इसके ऊपर वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया था। काफी टाइम इस फील्ड में वर्क करने के बाद उनको पता चलता है कि उनका एक राइवल जो कि उनसे भी ज्यादा वीक था और उनसे कैंटो लीग में हार गया था, वो अब बन चुका था चैंपियन सिनो लीग का, जो कि पोकेमॉन मास्टर के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि उनका राइवल चैंपियन बन पाएगा। वो जाकर अपने राइवल से मिलते हैं और उनका राइवल रिवील करता है कि शुरू में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, काफी सारे बैटल्स हार रहा था। जोडो लीग में उसने अपना बेस्ट दिया था, पर उसमें वो टॉप 30 में जाकर बाहर निकल जाता है। फिर उसने काफी मेहनत की और होइन लीग में पार्टिसिपेट करता है, बट इस बार रिजल्ट और भी ज्यादा खराब आते हैं। होइन लीग में पार्टिसिपेट करते ही उनका राइवल पहली बैटल हार जाता है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, जहां पर अपोनेंट एक ही पोकेमॉन का यूज करके उनके राइवल के तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और पहले राउंड में उनका राइवल बाहर आ जाता है, जिससे उनके राइवल का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो सोचते हैं कि मैं दोबारा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बनूंगा। बट कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज होता है कि ऐसे नहीं चलने वाला, मुझे अपनी ड्रीम कंप्लीट करनी होगी और उसको अचीव करने के लिए मुझे और मेरे पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब राइवल वापस से खड़े हो जाता है और इस बार वो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच करता है, जिसमें सूडो लेजेंडरी भी शामिल होते हैं और सारे पोकेमॉन फुली इवॉल्व होते हैं। इस बार वो सारे जिम लीडर को एक ही टर्न में डिफीट कर देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं सिनो लीग के अंदर। उनकी स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है, वो सारी बैटल वन साइड जीतते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक अपने जर्नी में नहीं किया था। ये बिल्कुल उनके लिए अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। जिसके बाद वो टॉप 16 में चले जाते हैं और अब 6 वर्सेस 6 बैटल स्टार्ट होती है। पहली बैटल काफी क्लोज होती है, उनको लगता है कि अब वो हार जाएंगे, बट वो दोबारा अगले लीग में ट्राई करेंगे, पर उनके पोकेमॉन हार नहीं मानते और लास्ट में वो उनको जिता कर आते हैं काफी ज्यादा इंटेंस बैटल में। जिसके बाद वो टॉप 8 में चले जाते हैं और वो बैटल वो काफी ज्यादा इजीली जीत लेते हैं और पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में आने के बाद वो नर्वस हो गए थे कि अब काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आने वाले हैं, और ऐसा होता भी है। जब वो बैटल करने जाते हैं तो उनके सामने एक ऐसा अपोनेंट आ जाता है जो कि शुरू में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था,
पोकेमॉन मास्टर का राइवल शुरू में अपने अपोनेंट के 5 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है, वहीं पर उनके राइवल के सिर्फ 4 पोकेमॉन हारे थे। उनके पास अभी भी 2 पोकेमॉन बचे हुए थे, पर तभी वो अपोनेंट अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज कर देता है हीटरैन को, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। अभी भी पोकेमॉन मास्टर के राइवल ने अपनी होप नहीं खोई थी, बट हीटरैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने पोकेमॉन मास्टर के राइवल के सेकंड लास्ट यानी कि 5th पोकेमॉन को इजीली डिफीट कर दिया। और अब वो काफी नर्वस हो जाते हैं, बट हार नहीं मानते। पोकेमॉन मास्टर के राइवल के पास अभी भी उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचा हुआ था, जो कि था उनका स्टार्टर पोकेमॉन फेरालिगेटर। ये उनके राइवल का एस पोकेमॉन था और ये एक वाटर टाइप पोकेमॉन था, जिसके चलते हीटरैन के अगेंस्ट फेरालिगेटर के पास टाइप एडवांटेज थी। ये बैटल स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, पर लास्ट में एक हाइड्रो पंप का यूज करके फेरालिगेटर फाइनली हीटरैन को डिफीट कर देता है, जो कि पोकेमॉन मास्टर के राइवल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। उनको ये एक ड्रीम की तरह लग रहा था कि फेरालिगेटर ने लेजेंडरी पोकेमॉन हीटरैन को डिफीट कर दिया। उनको लगता है कि ये कोई रिकॉर्ड है कि एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ने लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा दिया, बट ऐसा नहीं था। इसके बाद वो क्वालिफाई हो जाते हैं फाइनल्स के लिए, यानी कि टॉप 2 में चले जाते हैं। फाइनल से पहले रात में वो सोते नहीं है और अपने जर्नी के बारे में सोचते हैं कि पिछले रीजन में वो किस तरह से पहले राउंड में बाहर हो गए थे और इस लीग के सबसे ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर थे, और अब इतना ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करने के बाद वो इस लीग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक थे और टॉप 2 में आ गए थे। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल जीतनी थी इस लीग के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए। फिर अगले दिन फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसको जीतने के बाद पोकेमॉन मास्टर का राइवल चैंपियन बन सकता था। ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी चैंपियन बनने की और उनके पोकेमॉन ट्रेनिंग के लिए काफी बड़ा बूस्ट होता। बैटल से पहले वो काफी नर्वस होते हैं, बट बैटल के बाद ये उनके जर्नी की वन ऑफ द बेस्ट बैटल साबित होती है। ऑब्वियसली एक काफी टफ बैटल थी, जहाँ पर एक टाइम पर लग रहा था कि पोकेमॉन मास्टर के राइवल हार जाएंगे, वहीं पर दूसरे वक्त लगता था कि वो जीत सकते हैं। पर आखिरी में उनके फेरालिगेटर ने कर दिखाया। उसने अपोनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट करके उनको चैंपियन बना दिया। पोकेमॉन मास्टर के राइवल बोलते हैं कि मेरा फेरालिगेटर काफी बड़ा पार्ट था मुझे चैंपियन बनाने के लिए, इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। बट हाँ, एक बात बता दूं, मैं अभी तक चैंपियन नहीं बना हूँ। मैं अभी सिर्फ एक लीग विनर हूँ जिसने पूरी लीग जीत ली है, बट अब मैं जाने वाला हूँ चैंपियन को चैलेंज करने। बट उससे पहले मुझे सीनो की लाइट 4 को डिफीट करना होगा और फिर मैं चैंपियन को डिफीट करके सीनो का नया चैंपियन बन सकता हूँ। ये स्टोरी सुनकर पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरा राइवल ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, जबकि मेरा राइवल मेरे से कहीं ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर था और उसने एक ही रीजन के अंदर इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की थी। पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से फायर्ड अप हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं यूनोवा रीजन में ट्रैवल करने का। पर यूनोवा रीजन में ट्रैवल करते हुए उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। उनको यूनोवा रीजन पसंद नहीं आता है बाकी रीजन्स के तरह, और उनके पोकेमॉन्स को भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद उनको कैलोस रीजन के बारे में पता चलता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो यूनोवा रीजन को स्किप करते हुए जाएंगे कैलोस रीजन के अंदर और वहाँ पर चैंपियन बनकर दिखाएंगे। पोकेमॉन मास्टर अब कैलोस रीजन में पहुंच जाते हैं। इस बार वो अपने टीम के अंदर कुछ चेंजेस भी करते हैं, क्योंकि वो सेम टीम लेकर वो 2 बार हार गए थे। इस बार वो काफी कुछ अलग करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और अपने पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। इस बार पोकेमॉन मास्टर के सारे पोकेमॉन फुली इवॉल्व थे। इस बार भी पोकेमॉन मास्टर हर एक रीजन की तरह कैलोस रीजन के भी सारे जिम लीडर्स को एक ही अटेम्प्ट में हरा देते हैं।